हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम इन द यूपीएससी स्टडी ऑफिशियल। और आज हमारा पॉलिटी का डे 1 और लेक्चर 1 है। कल आपको मैंने वादा किया था कि हम भूगोल के साथ ही यानी ज्योग्राफी के साथ ही एक और घटना चक्र पूर्वावलोकन स्टार्ट कर रहे हैं। और मैंने आपसे पूछा था कि कौन सा किया जाए कौन सा ना किया जाए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जवाब दिया नहीं। तो मुझे लगा कि पॉलिटी को कर लेना आसान रहेगा, क्योंकि ज्योग्राफी थोड़ा सा टेक्निकल सब्जेक्ट होता है। तो कई बार क्या होता है, ज्योग्राफी पढ़ के आपके दिमाग की बत्ती गुल जाती होगी, इसीलिए मैंने पॉलिटी को स्टार्ट किया है। और देखिए, पॉलिटी को स्टार्ट करने के पीछे कारण है, आप ये समझिए कैसे। क्योंकि देखिए, हमारा टारगेट ये है कि हम किसी भी प्रकार से पीटी परीक्षा को पास करें। और पीटी परीक्षा पास करने के लिए आपको यूपीपीएससी की परीक्षा में कम से कम 100+ प्रश्न सही करने होंगे। तो मैंने आपसे बताया था कि ज्योग्राफी में जो होता है, ज्योग्राफी के क्वेश्चन 30 या 35 पूछे जाते हैं। और आप वहीं देखेंगे तो पॉलिटी में हमारे क्वेश्चन जो हैं लगभग 20 के आसपास होते हैं। अगर इसका लोअर साइड में हम जोड़ लें तो 30 और 20 50, यानी 50 क्वेश्चन होता है। और टोटल 150 में से, जिसमें से क्वेश्चन 40 के आसपास करंट होते हैं, उसको हटा दिया जाए। अगर 150 ही ले लिया जाए तो 150 में से 50 यानी 1/3 पार्ट हमारा है ये। अगर आप इन दो सब्जेक्टों को सही से प्रिपेयर कर लेते हैं, इन 50 में से अगर आपने 45 क्वेश्चन, 46 क्वेश्चन, या मैं कह रहा हूँ 44 क्वेश्चन अगर आप सही कर लिए, तो फिर आपको मात्र अगले में से 55 क्वेश्चन ही 100 पाने के सही करना है। तो इसलिए पॉलिटी को चलाने का मतलब क्या था कि मैं चाहता हूं कि आप एक पूरा का पूरा बंच तैयार करें और नंबर ऑफ क्वेश्चन तैयार करें। ठीक है, पॉलिटी आज मैं स्टार्ट करूँ। और पॉलिटी को मैं बहुत तेज़ी के साथ रिवाइज कराऊंगा और बहुत तेज़ी के साथ से ख़त्म कराऊंगा, क्योंकि समय नहीं है और समय हमारा बहुत तेज़ी के साथ जा रहा है। गर्मी का मौसम है, आप आराम से जब किताब नहीं पढ़ रहे हों तो लेक्चर को जरूर सुनिए। लेक्चर को सुनने का देखिए फ़ायदा तब आपको है, देखिए सुनने से याद होता है, मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ। लेकिन जैसे कहने का मतलब क्या है कि देखिए, पॉलिटी के अंदर बहुत सारे चैप्टर है। जब देखेंगे पूर्वावलोकन में तो चैप्टर नंबर 1 का नाम है भारत का संवैधानिक विकास, जिसके अंतर्गत 2 टॉपिक है। मैं उस टॉपिक को इसलिए छोड़ रहा हूँ क्योंकि उसको हम हिस्ट्री के साथ करेंगे, क्योंकि वो हिस्ट्री में आसानी से समझ में आते हैं। ठीक है, और हम स्टार्ट कर रहे हैं संविधान सभा एवं संविधान निर्माण की प्रक्रिया के साथ। तो आप इस टॉपिक को एक बार मेरे लेक्चर के साथ कर लीजिए या 2 बार कर लीजिए, संभव हो तो। करने के बाद आप घटनाचक्र के पूर्वावलोकन उठाइए, और पूर्वावलोकन उठाने के बाद आप उत्तर को ढक दीजिए। और ढकने के बाद देखिए कि आप क्वेश्चनों को सही सही हल कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। देखिए, पूर्वावलोकन को सही से करने का इससे बेटर कोई तरीका नहीं है। आप एक बार लेक्चर को देखिए या 2 बार देखिए, संभव हो तो। देखने के बाद जैसे कि आपके सामने आपने पूरा पूर्वावलोकन खोला, तो जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे आपने ये वाला प्रश्न उठाया, आप एक काम करिए, कागज़ उठाइए और इस एरिया को आप ढक दीजिए, इसको ढक दीजिए। और ढकने के बाद आप देखिए कि जो 4 विकल्प हैं, लेक्चर देखने के बाद आप इसको सही कर ले रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं। अगर आप ऐसे 1-2 बार कर लेते हैं तो यकीन मानिए आप घटना चक्र पूर्वावलोकन से गो थ्रू हो चुके होंगे। व्याख्या को पढ़िए, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन व्याख्या को पहली बार आप इसको ऐसे करिए, सेकंड टाइम में व्याख्या पढ़िए। व्याख्या पढ़ने में अगर आपको कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट मिल जाते हैं तो एक पन्ना निकालिए, उस पन्ने पर आप लिख लीजिए टॉपिक का नाम, और वहाँ कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट को नोट कर लीजिए। अगर आप ऐसे करेंगे तो घटना चक्र पूर्वावलोकन आपके लिए रामबाण साबित होगी। देखिए, बहुत सारे टॉपर बताते होंगे अपनी प्री परीक्षा के लिए कि मैंने घटना चक्र पूर्वावलोकन पढ़ी है, तो इसका कोई विकल्प नहीं है। ठीक है, कई बार क्या होता है कि जो सब लोग कर रहे होते हैं आप वो करिए या कुछ अलग कर लीजिए। तो बेटर है कि जिसकी मान्यता सबसे अधिक है आप उसको करिए, और अपना टारगेट रखिए कि पीटी परीक्षा में 100+ से अधिक क्वेश्चन सही करें। आपने यूपीपीएससी का कट ऑफ देखा होगा, इस बार 94 कट ऑफ गया था। जब मैं पिछली वीडियो में बताता था कट ऑफ 94 गया तो कोई मानने को तैयार नहीं होता था। अब तो खैर कट ऑफ आ गया, एक दिन हम कट ऑफ पे भी बात करेंगे वीडियो अलग बना के। लेकिन चलिए, समय खराब नहीं करके शुरू करते हैं। और मैं इसकी एक नई प्लेलिस्ट बना दूंगा, और उस प्लेलिस्ट में पॉलिटी के वीडियो भी रोज आएंगे, जैसे ज्योग्राफी के ही आ रहे हैं। ठीक है, देखिए हमारा पहला क्वेश्चन, भारत के संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया। आपके ऑप्शन है, स्वराज पार्टी ने 1934 में, कांग्रेस पार्टी ने 1936 में, मुस्लिम लीग ने 1942 में, सर्वदलीय सम्मेलन ने 1946 में। तो याद रखिएगा कि संविधान सभा का सबसे पहले विचार स्वराज पार्टी ने लाया था। ठीक है, तो ये फैक्ट है, और इसकी हम व्याख्या को देख लेते हैं। भारत में ये होगी, देखिए 1934 में
संविधान के अधिकार की मांग का एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसमें कहा गया कि वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित भारतीय प्रतिनिधियों की एक संविधान सभा होगी जो लिखित संविधान का निर्माण करेगी। भारतीय को से संविधान सभा की मांग करने का यह प्रथम अवसर था। इसको 1934 में किया गया था, यानी स्वराज पार्टी द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा, संविधान के पूर्व के दिनों में प्रारंभ में किसने संविधान निर्मात्री सभा का विचार प्रस्तुत किया था? तो एम.एन. राय थे, याद रखिएगा, मानवेंद्र नाथ राय। ये कम्युनिस्ट पार्टी वाले ही मानवेंद्र राय हैं, याद रखिएगा, कोई और नहीं। ठीक है, अब आते अपने अगले क्वेश्चन। देखिए, वर्ष 1934 में ही भारत में संविधान निर्माण सभा का विचार एम.एन. राय ने दिया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किया गया था। साइमन कमीशन द्वारा, भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, क्रिप्स मिशन द्वारा, ब्रिटिश कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा। तो याद रखिएगा कि भारत में 1942 में क्रिप्स मिशन आया था और क्रिप्स मिशन ने सबसे पहले भारत में संविधान निर्माण प्रक्रिया का प्रस्ताव पेश किया था। देखिए, इसकी व्याख्या क्या है। एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने द्वितीय युद्ध के समाप्त होने के पश्चात भारत का प्रस्ताव सर्वप्रथम क्रिप्स मिशन 1942 द्वारा किया गया था। अच्छा, याद करिएगा कि क्रिप्स मिशन में 3 मेंबर आए थे। उन 3 मेंबरों के नाम क्या क्या हैं आप कमेंट में करिएगा। देखिए, इसका जो नाम क्रिप्स मिशन है वो स्टैफर्ड क्रिप्स थे। स्टैफर्ड क्रिप्स इस मिशन के डायरेक्टर थे या फिर अध्यक्ष थे, इसी के नाम इसको क्रिप्स मिशन नाम दिया गया। बाकी 2 के नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आते अगले क्वेश्चन में। देखिए, क्रिप्स मिशन के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं और साथ ही भारतीय रियासतों द्वारा नामित सदस्य होंगे। नए संविधान स्वीकार करने के लिए जो भी प्रांत तैयार नहीं होंगे उसे यह अधिकार होगा कि अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटेन के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करेंगे। अब हमारे पास देखिए ऑप्शन क्या क्या है। पहला हमारे पास ऑप्शन है, देखिए, उपयुक्त में से कौन सा से सही है। यहाँ पर ये महत्वपूर्ण है, देखिए किस आपसे सही पूछा जा रहा है। देखिए, ऐसे प्रश्नों में आप ये वाला सेक्शन जरूर पढ़िएगा कि सही है कि नहीं है, क्या आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, केवल एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, न तो 1 न तो 2। ये क्वेश्चन यूपीएससी का है। ठीक है, तो देखिए, इसका जो पहला स्टेटमेंट है वो तो हमारा सही होता है कि गलत होता है, आप ये सोचिए। देखिए, खैर पहला स्टेटमेंट हमारा गलत इसलिए है, ठीक, ये गलत हो जाता है। तो जैसे ये गलत होता है इसका मतलब कि हमारा ऑप्शन ये तीनों कट गए, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, मार्च 1942 में स्ट्रैफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में एक मिशन भारत भेजा गया। क्रिप्स मिशन के प्रस्ताव शामिल थे। चलिए आपको मैं एक बार बता देता हूँ क्रिप्स मिशन के जो मेंबर थे। देखिए, एक का नाम था स्टैफर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस, और तीसरे का नाम आप कमेंट करके बताएंगे, मैं बता दूं। तो चलिए उम्मीद करता हूं कि आप उसे कमेंट करके बताइएगा। देखिए, इस मिशन के प्रस्ताव कहते हैं कि युद्ध समाप्ति पर संविधान का निर्माण करने के लिए एक संविधान सभा का गठन किया जाएगा। संविधान सभा में प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य तथा भारतीय राष्ट्रों द्वारा नामित सदस्य शामिल होंगे। भारत को डोमिनियन दर्जा दिया जाएगा। यदि कोई प्रांत नया संविधान स्वीकार करने के लिए तैयार न हो तो वह अपना अलग संघ और पृथक संविधान बना सकेगा तथा उसे यह अधिकार होगा कि वह अपनी भावी स्थिति के बारे में ब्रिटिश सरकार के साथ अलग संधि पर हस्ताक्षर करे। इसलिए हमारा कथन यहाँ पे 1 गलत होता है, कथन 2 सही होता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी सही होता है। देखिए, क्रिप्स मिशन के जो प्रस्ताव हैं आप इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, क्योंकि इनसे प्रश्न हमेशा बनाए ही जाते हैं। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो ये सीधा सा क्वेश्चन है, इसका तरीका 10 लाख, यानी हर 10 लाख जनसंख्या पे एक प्रतिनिधि को प्रस्तुत
किया गया था या चुना गया था? देखिए, कैबिनेट मिशन वर्ष 1946 में भारत में आया। मिशन ने अपनी रिपोर्ट में संविधान सभा के गठन का एक सूत्र प्रस्तुत किया था, जिसके आधार पर संविधान सभा निर्वाचित होनी थी और प्रांतों का प्रतिनिधित्व जनसंख्या के आधार पर होना था। इसके तहत मोटे तौर पर प्रति 10 लाख व्यक्तियों के ऊपर एक प्रतिनिधि को निर्वाचन की व्यवस्था प्रस्तावित थी। अच्छा, कैबिनेट मिशन के अंदर में जो सदस्य आए थे उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा। आप बताते नहीं हैं, मुझे नहीं पता कि किस कारण से, लेकिन देखिए बताएंगे तो आप अपने प्रश्न को ही एक दिशा दे रहे होंगे। ठीक है, इन व्यक्तियों में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था? विलियम वुड, स्टैफर्ड क्रिप्स, ए.बी. अलेक्जेंडर, पैथिक लॉरेंस। तो देखिए, विलियम वुड जो थे वो सदस्य नहीं थे। देखिए, कैबिनेट मिशन मार्च 1946 में भारत पहुंचा। इस मिशन के सदस्य स्टैफर्ड क्रिप्स, ठीक, यह अध्यक्ष था बोर्ड ऑफ ट्रेड का। पैथिक लॉरेंस भारत सचिव का, और ए.बी. अलेक्जेंडर नौसेना मंत्री। ये तीन के तीन कैबिनेट मिशन के सदस्य थे, यानी विलियम वुड इसका सदस्य नहीं था। भारतीय संविधान सभा का गठन किया गया था, ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप मार्क कर लीजिएगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 के अंतर्गत, क्रिप्स योजना 1942 के अंतर्गत, कैबिनेट मिशन 1946 के अंतर्गत और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत। तो याद रखिएगा, इसका ऑप्शन नंबर हमारा सी सही होता है। भारतीय संविधान सभा का प्रातिनिधिक निर्वाचन के आधार पर गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के अंतर्गत किया गया था। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार यानी इंटरिम गवर्नमेंट में कार्यपालिका परिषद के उप सभापति कौन थे? तो ऑप्शन आपके पास है जवाहरलाल नेहरू, राधाकृष्णन, गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे सही है। देखिए, 24 अगस्त 1946 को अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा इस व्यवस्था के साथ की गई कि अंतरिम सरकार 2 सितंबर 1946 को कार्यभार संभालेगी। देखिए, वायसराय इस कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष तथा नेहरू यानी जवाहरलाल नेहरू को उपाध्यक्ष या उपसभापति बनाया गया था। देखिए, यहाँ पर काम की चीज़ क्या है कि पहली बात कि 24 अगस्त 1946 को अंतरिम सरकार का गठन होगा, यह घोषणा की गई थी। ये डेट याद रखिएगा। 2 सितंबर 1946 को अंतरिम सरकार गठित की गई। इसमें से जो तत्कालीन वायसराय, नाम बताइएगा कमेंट बॉक्स करके, वायसराय क्या थे? इस कार्यपालिका परिषद के पदेन अध्यक्ष यानी एक्स ऑफिसियो थे, और जवाहरलाल नेहरू इसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे। देखिए, डेट जरूर याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपसे कई बार क्या होता है कि इन डेटों को देते कतक क्रम में लगा लीजिए आप। ठीक है, आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन अगस्त 1946 में गठित प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार का सदस्य नहीं था? सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राधाकृष्णन और जगजीवन राम। तो देखिए, कैबिनेट मिशन के आधार पर इसमें से ऑप्शन नंबर हमारा सी सही है। कैबिनेट मिशन योजना के आधार पर 24 अगस्त 1946 की घोषणा के तहत नवनिर्वाचित संविधान सभा ने 2 सितंबर 1946 को भारत की अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। इसमें सी राजगोपालाचारी शिक्षा मंत्री, नोट करिएगा इसको, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि मंत्री और जगजीवन राम श्रम मंत्री थे, जबकि राधाकृष्णन इस प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार के सदस्य नहीं थे। देखिए, आप एक काम करिएगा कि इंटरिम गवर्नमेंट के अंतर्गत किस किस व्यक्ति के पास कौन कौन विभाग थे, इसको आप एक लिस्ट बना के याद जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि हमेशा पेपर में पूछा जाता है। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। प्रथम अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की घोषणा की गई थी। तो मैंने कहा कि पूछा गया क्वेश्चन है 24 अगस्त 1946 को। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन अच्छा है, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन यूपीएससी का है। यहाँ पे कथन इसका थोड़ा सा हट नहीं रहा, मैं बताता हूँ। देखिए, ये पूरा कथन है क्या कि बेवेल योजना के अनुसार कार्यकारी परिषद में हिंदू और मुस्लिम सदस्यों की संख्या समान होनी थी। ये कथन है। कारण आर, बेवेल का विचार था कि ऐसी व्यवस्था से भारत का बंटवारा बच जाता। अब कथन ए हमारा कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण की व्याख्या करता है, यानी स्पष्टीकरण है। कथन और कारण दोनों सही है, किंतु कथन कारण का सही स्पष्टीकरण नहीं है।
कथन सही है, कारण गलत है, कथन गलत है, कारण सही है। तो पहली बात तो देखिए क्या है कि हिंदू मुस्लिमों की संख्या समान होगी, ये तो हमारा कहीं बात ही हुई नहीं थी, इसलिए हमारा कथन ए गलत होता है। तो जैसे कथन ए गलत होता है तो हमारा ये ऑप्शन भी गलत हो गया, ये ऑप्शन भी गलत हो गया और गलत हो गया, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाता है। चलो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए, अक्टूबर 1943 में लेथिगो के स्थान पर आर्कीबाल्ड वेवेल वायसराय तथा गवर्नर जनरल नियुक्त किए गए। वे भारतीय सांविधानिक गतिरोध को दूर करने के उद्देश्य से मई 1945 में लंदन गए। वहां उन्होंने भारतीय प्रशासन के संबंध में ब्रिटिश सरकार से विस्तार से बात की तथा कुछ प्रस्ताव रखे। जून 1945 में उन प्रस्तावों को बेवेल योजना के नाम से सार्वजनिक किया गया। याद रखिएगा, बेवेल योजना 1945। बेवेल योजना के प्रस्तावों में कार्यकारी परिषद में मुसलमान सदस्यों की संख्या हिंदुओं के बराबर होना, परिषद में वायसराय तथा कमांडर इन चीफ को छोड़कर सभी सदस्यों का भारतीय होना, ठीक, शीघ्र ही शिमला में एक सम्मेलन बुलाया जाना तथा युद्ध समाप्ति के पश्चात भारतीयों द्वारा खुद का संविधान बनाया जाना इत्यादि प्रावधान शामिल थे। बेवेल योजना का उद्देश्य राजनीतिक गतिरोध दूर करना, भारत को पूर्ण स्वशासन की दिशा में आगे बढ़ाना और संवैधानिक गतिरोध दूर करना था। इसका उद्देश्य कहीं से भी हिंदू मुस्लिम एकता को दृढ़ करना नहीं था, जिससे भारत का विभाजन रुक सके। अतः कथन एक सत्य, कारण हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, तो सॉरी, मैंने आपको हाँ, कथन सही है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही होता है। आते हैं अपने अलग नए क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा कथन संविधान सभा के विषय में सत्य है? वह वयस्क मताधिकार पर आधारित थी, वह प्रत्यक्ष निर्वाचन परिणाम थी, वह बहुदलीय निकाय थी, उसने अनेक समितियों के माध्यम से कार्य किया। देखिए, बात किसके बारे में करा है? संविधान सभा के विषय में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बात। तो देखिए, हमको इसमें से सत्य की बात की गई है, तो चलिए इस आंसर ढूंढते हैं। देखिए, पहली बात तो ये था कि उस समय प्रत्यक्ष निर्वाचन शामिल था ही नहीं, तो ये हमारा कथन गलत है। अगर हम इस ऑप्शन को पकड़ें तो देखिए, हमारा ऑप्शन नंबर बी भी गलत होता है, ऑप्शन नंबर डी भी गलत होता है और ऑप्शन नंबर ए भी गलत होता है। यानी हमारा सही क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा, अगर आपको खाली इतना पता होता तो। ठीक, अब देखिए इसकी व्याख्या को चलिए एक बार देख लेते हैं। देखिए, संविधान सभाओं का उपयोग निर्वाचक मंडल के रूप में किया गया। संविधान सभा अप्रत्यक्ष निर्वाचन का परिणाम थी। इसका निर्वाचन वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं था। संविधान सभा में अनेक दलों के लोग शामिल थे। इस सभा ने अपने कार्यों का संचालन करने के लिए अनेक समितियों का गठन किया था। जैसे आप जानते हैं कि मतलब संविधान संचालन समिति थी, संघ समिति थी, झंडा समिति थी, यानी अलग अलग समितियां उसके अंदर बनाई गई थी। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखिए, ये वही क्वेश्चन है जो दोबारा रिपीट किया गया है, और पहले उस क्वेश्चन को यूपीएससी में पूछा गया था और उसी क्वेश्चन को यहाँ इसको आरएस में पूछ लिया गया। तो इसको हम स्किप मारते हैं क्योंकि दोनों एक ही क्वेश्चन है, टाइम लॉस करने की कोई जरूरत नहीं है। निम्नलिखित में संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए देखिए क्या है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। इनमें प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसा ईसाई, एंग्लो इंडियन, पारसी को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर किया गया था। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो देखिए, पहली बात तो यह है कि आपको मैं बता चुका हूं कि उस समय वयस्क मताधिकार नाम की कोई चीज़ थी ही नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हमारे यहाँ पर सही होता है, यानी ये गलत कथन है, बाकी कथन सब सही है। ठीक है, चलो इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर हुआ था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा कर, संपत्ति और
शैक्षणिक योग्यता के आधार पर ही मताधिकार प्रदान किया गया था। ठीक, सभी को मताधिकार प्राप्त नहीं थे। देखिए, इस समय हमारी जो मत देने की प्रक्रिया है वो कौन सी है? उसी प्रक्रिया को हम बोलते हैं सार्वभौम वयस्क मताधिकार। ये आज़ादी के पहले हमारे देश में प्रचलित नहीं थी, यानी अंग्रेजों ने हमको मत देने का अधिकार नहीं दिया था। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान का प्रारूप तैयार करने वाली संविधान सभा के सदस्यों को ब्रिटिश संसद द्वारा नामित किया गया था, पहला ऑप्शन। गवर्नर जनरल द्वारा नामित किया गया था, दूसरा ऑप्शन। मैं रुकिए अगले वीडियो में इसको हटाता हूं क्योंकि ये कुछ दिक्कत कर रहा है बार बार। ऑप्शन नंबर सी आपको मैं बता दे रहा हूं कि ऑप्शन नंबर सी है क्या? विभिन्न प्रांतों की विधानसभा द्वारा चुना गया था। विभिन्न प्रांतों की विधान सभाओं द्वारा चुना गया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग द्वारा चुना गया था। तो आप जान रहे हैं कि उस समय जो था भारतीय प्रांतों को विधानसभाओं द्वारा चुना गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। भारतीय इतिहास के संदर्भ में प्रांतों संविधान सभा के सदस्य उन प्रांतों के लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित हुए थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग द्वारा नामित हुए थे। प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित हुए थे। सरकार द्वारा संवैधानिक मामलों में उनकी विशेषज्ञता के लिए चुने गए थे। तो आप जान रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही है, हमको ये बताना। देखिए, ऐसे प्रश्नों में एक चीज़ रखिएगा, यहाँ पे इन्होंने सत्य असत्य लिखा नहीं है। तो जब ऐसे प्रश्न आए तो हमेशा याद रखिएगा कि आप जो सत्य होता है वही चुनना होता है। तो आप जान रहे हैं कि प्रांतीय विधानसभा द्वारा निर्वाचित हुए थे। ठीक, क्योंकि देखिए सीधे निर्वाचन तो था ही नहीं, और मुस्लिम लीग के द्वारा नामित भी नहीं किए गए थे, और उनकी विशेषज्ञता तो थी नहीं, इसे चुने गए थे। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी सही होता है। आते अपने अगले क्वेश्चन पे। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ था? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ। जानते हैं प्रांतीय सभाओं द्वारा। संविधान सभा में चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखिए यहाँ पे एक वर्ड चुने हुए। अस्थायी अध्यक्ष, देखिए एक अध्यक्ष थे नामित और एक थे चुने हुए। तो देखिए चुने हुए अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ठीक, और नामित कौन था? सदानंद सिन्हा। 9 दिसंबर 1946, डेट याद रखिएगा। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सदानंद सिन्हा ने की थी। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया। देखिए इस प्रश्न के अंदर बहुत सारे फैक्ट हैं, ध्यान रखिएगा। पहली बात कि पहली बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946 को। उस समय अध्यक्ष कौन था? सच्चिदानंद सिन्हा। और एक कैसे अध्यक्ष थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की बैठक फिर से हुई, और इसमें डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को निर्विरोध, याद रखिएगा, यानी इनके सामने कोई और किसी को चुनाव लड़ा ही नहीं गया, यानी किसी को और चुना ही नहीं गया था। ठीक, कि वो भी उस पर मत दिया जाए। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित किया गया। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? तो रिपीट क्वेश्चन है, सच्चिदानंद सिन्हा ने। अगर यहाँ पे होता संविधान सभा की प्रथम अस्थायी अध्यक्षता किसने की थी, तो हमारे कितने राजेंद्र प्रसाद होते हैं। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा सभापति चुना गया था। तो आपको मैंने अभी बताया था कि कब? दिसंबर 1946 में। कब? 11 दिसंबर 1946 को, और 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन, भारत की संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन रिपीटेड है। स्वतंत्र भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो क्वेश्चन रिपीटेड है, छोड़ रहा हूँ। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको नोट कर लीजिएगा। फ्रैंक एंथोनी थे। संविधान सभा के प्रथम अस्थायी उपसभापति उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथोनी थे, जिन्हें 9 दिसंबर 1946 को अस्थायी उपसभापति अध्यक्ष सदानंद सिन्हा द्वारा मनोनीत किया गया था। एस.सी. मुखर्जी संविधान सभा के पहले अस्थायी उपाध्यक्ष थे। चलिए यहाँ पे कुछ बातें थोड़ी देर रुक कर ली जाए। देखिए फ्रैंक एंथोनी पहले उपसभापति थे और ये मनोनीत थे। ठीक है, अस्थायी कौन था? एस.सी. मुखर्जी थे, ये ध्यान रखिएगा। अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे।
क्वेश्चन नंबर हमारा 25 है। ये क्वेश्चन मैं इसको अगले वीडियो में सही कर दूंगा। इस वीडियो के लिए थोड़ा सा दिक्कत हो रही है, इसको थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। हालांकि क्वेश्चन है क्या, मैं आपको बता दे रहा हूँ कि भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब की गई थी। तो आसान सा क्वेश्चन है, 9 दिसंबर 1946 को की गई थी। भारतीय संविधान सभा की स्थापना 9 दिसंबर 1946 को उसकी प्रथम बैठक के आरंभ होने के साथ हुई थी। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, क्वेश्चन रिपीटेड है, छोड़ रहा हूँ। संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, छोड़ रहा हूँ, दिसंबर 1946 में। भारतीय संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब शुरू हुआ, तो याद रखिएगा यहाँ पे लोग कंफ्यूज होते हैं, कुछ लोग 9 दिसंबर, कुछ लोग 11 दिसंबर मानते हैं। तो 9 दिसंबर के डेट याद रखिएगा, बाकी और कोई डेट नहीं है। ठीक है, भारतीय संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो 9 दिसंबर 1946 को। व्याख्या में हम पहले इसको देख चुके हैं। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान सभा की किस बैठक में उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट 5वीं में रखा था इन्होंने। ठीक है, देखिए संविधान सभा के प्रथम अधिवेशन की 5वीं बैठक में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा था, जिसने संविधान के निर्माण के लिए सटीक दर्शन और मार्गदर्शन सिद्धांत प्रदान किए और बाद में भारत संविधान की प्रस्तावना का रूप लिया। भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो ये हमारा कब किया गया था, 22 जनवरी 1947 को। देखिए 22 जनवरी 1947 को संविधान सभा द्वारा भारत को एक संविधान देने का उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था। उद्देश्य प्रस्ताव को 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू द्वारा पेश किया गया था। आगे चलकर यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना, या इसको उद्देश्य का बोला जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। यहाँ पे लोग अक्सर गलतियाँ करते हैं। देखिए 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया था, ये डेट याद रखिएगा। और 13 दिसंबर 1946 को उसको पेश किया गया था। यानी पेश कब किया गया, दिसंबर में, अगर आप वो मंथ याद करें तो। और पारित कब किया गया था, तो जनवरी में। इससे आप आइडिया लगा लेंगे आराम से। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था, तो क्वेश्चन रिपीटेड है, जवाहरलाल नेहरू। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्न में से किस एक के द्वारा प्रस्तुत किया गया था, क्वेश्चन रिपीटेड है, तो पंडित नेहरू ही थे। भारतीय संविधान के निर्माण से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है, आराम से देखिए पड़ेगा, कौन सही है। पंडित नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का जो संविधान सभा द्वारा स्वीकार किया गया था संविधान के निर्माण पर असर है। तो ये हमारा कथन क्या लगता है आपको, सही हुआ गलत होगा, तो ये कथन तो हमारा एकदम सही कथन है। संविधान को भारत के लोगों ने आदेशित किया है, तो आप पढ़ते ना हम भारत के लोग, तो ये भी हमारा सही स्टेटमेंट है। उद्देशिका बहुत महत्वपूर्ण उद्देश्यों की पूर्ति करती है, तो हमारा स्टेटमेंट ये भी सही है। ठीक, राज्य के मुखिया को लोग प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित करते हैं, तो राज्य का मुखिया हमारा कौन होता है, तो राष्ट्रपति होता है, और राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष प्रणाली द्वारा होता है। इसलिए हमारा कथन 4 गलत होता है। इसे कूट की सहायता से इसका आंसर देना है। चलिए देखिए, कूट 1 2 3 सही है, 1 3 4 सही है, तो हमने कहा 4 हमारा गलत था, तो ये गलत होता है, हमारा ऑप्शन नंबर ए सही होता है। इसकी व्याख्या मैंने आपको बताया वो ठीक वैसे ही है, आप इसको पढ़ लीजिएगा। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा में कुल कितने अधिवेशन हुए थे, तो याद रखिएगा कुल 12 अधिवेशन हुए थे, कहीं कहीं 11 भी मिलते हैं, कंफ्यूज मत होइएगा। देखिए भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा, ये याद रखिएगा, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लगा। इस दौरान इसमें कुल 11 अधिवेशन, ठीक, कुल 165 दिन हुए थे। 11वें अधिवेशन के अंतिम दिन 26 नवंबर 1949 को संविधान के अंगीकृत किया गया था। इन 11 अधिवेशनों के अतिरिक्त संविधान सभा पुनः 24 जनवरी 1950 को समवेत हुई। समवेत मतलब बैठी, जबकि सदस्यों द्वारा भारत संविधान पर हस्ताक्षर किए गए। इस प्रकार निकटतम उत्तर विकल्प यहाँ पे सी है। कई बार यहाँ पे 11 भी देता है विकल्प में, देखिए 11 जब देगा तो 12 नहीं देगा, ठीक, लेकिन अगर 11 12 दोनों दिया हो तो याद रखिएगा आप वहाँ पे 12 टिक करिएगा। अगर 12 न दे के ऑप्शन में 11 दे तो वहाँ पे 11 भी सही होता है। ठीक है, अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारत संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि क्या है, तो आराम से 24 जनवरी 1950।
भारत के संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे हम लोग। यहाँ फिर वही दिक्कत आ रही है, मैं इसको, ये सूचियां हैं, इनको मिलान करना है, तो चलिए इसको मिलान आसानी से करें। संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष बीटी, देखिए मैंने आपको सिखाया था कि जब ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप ढूंढिएगा। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेस सदस्य जवाहरलाल नेहरू, राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य के.एम. मुंशी, संघ संविधान समिति के अध्यक्ष एस.सी. मुखर्जी। तो देखिए संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष तो हमारे एस.सी. मुखर्जी थे, पहले उपाध्यक्ष, तो हमारा यानी ए का हमारा 4 सही हो जाएगा। तो देखिए अगर ए का 4 पहले इसमें देख लिया जाए तो ए का 4 केवल ऑप्शन बी में है, तो मतलब ये हमारे तीनों ऑप्शन गलत होते हैं, ऑप्शन हमारा बी सही हो अगर आपको अन्य नहीं पता होते तो। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। देखिए ये है, संविधान सभा के पहले उपाध्यक्ष कौन थे? एच.सी. मुखर्जी थे। प्रारूप समिति के मूलतः एकमात्र कांग्रेसी सदस्य कौन था? तो के.एम. मुंशी जी थे। राजस्थान की रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले संविधान सभा के सदस्य तो कौन थे? वी.टी. कृष्णमाचारी थे। और संघ संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो जवाहरलाल नेहरू थे। ये वाला कमेंट मतलब नोट आपको मैंने पहले बता चुका हूँ, तो इसको याद रखिएगा। भारतीय संविधान के निर्माण के समय संवैधानिक सलाहकार कौन थे? तो ये अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बी.एन. राव थे। ठीक है, भारतीय संविधान के निर्माण के समय बेनेगल नरसिंह राव, बी.एन. राव को सांविधिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पे। ये वही क्वेश्चन दोबारा रिपीटेड हो रहा है, बी.एन. राव का ही। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन कब प्रारंभ? देखिए भारतीय संविधान सभा में कुल 3 वाचन किए गए। तो देखिए इसका हमारा आंसर जो है, क्योंकि इन्होंने आपको एग्जैक्ट डेट दिया नहीं है, तो है क्या कि देखिए तृतीय वाचन जो था हमारा वो 17 नवंबर स्टार्ट होता है। तो अगर फिर भी अगर निकटतम आंसर देना होता तो हम यहाँ पर 14 नवंबर लेते हैं। खैर चलिए देखते हैं। संविधान सभा में भारतीय संविधान का तृतीय वाचन 17 नवंबर 1949 से प्रारंभ हुआ और 26 जनवरी 1949 तक चला। अतः प्रश्न में दिए गए कोई विकल्प सही नहीं है। भारतीय संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो नवंबर 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान पूर्ण रूप से बनकर तैयार हो गया था और 24 जनवरी 1950 को इस पर लोगों ने हस्ताक्षर किए और 26 जनवरी 1950 से पूर्णतः लागू हो गया था। तो ये भारतीय संविधान की उद्देशिका में उल्लेख किया गया है कि 26 नवंबर 1949 को भारत के लोगों ने संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया। संविधान को अपनाने, उसके पूर्ण होने, पारित होने तथा उसको अंतिम रूप देने की तारीख भी 26 नवंबर 1949 को ही माना जाता है। इसी दिन नागरिकता, अंतःकालीन संसद, अस्थायी और संक्रमणकालीन उपबंध लागू हो गए थे। यद्यपि संविधान के शेष उपबंध 26 जनवरी 1950 से प्रभावी हुए, अतः संविधान के पूर्ण लागू होने, पूर्ण रूप से सक्रिय होने की तिथि के रूप में 26 जनवरी 1950 को ही ग्रहण करते हैं। और आप जानते हैं कि 26 जनवरी को ही संविधान दिवस मनाया जाता है प्रति वर्ष। तो ये डेट याद रखिएगा एक ठो। अब आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था तो 26 जनवरी 1949 को अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। सेम क्वेश्चन रिपीटेड है, छोड़ रहा हूँ। भारत संविधान किस तिथि को अपनाया गया? तो आसान सा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया। भारत संविधान कब लागू हुआ? क्वेश्चन रिपीटेड है। संविधान को 26 जनवरी 19 के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसे नोट कर लीजिएगा। कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। इस तिथि को 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया था। यह एक शुभ दिन था। उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए इसका आंसर ए हमारा सही है। अब क्यों सही है, थोड़ा इसको देख लीजिए। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई तथा 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने का संकल्प लिया गया
और आज़ादी के पूर्व तक 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता रहा, परंतु भारत 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्र हो गया और तब से प्रत्येक वर्ष 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाने लगा। लेकिन 26 जनवरी की तिथि को इसलिए बनाया गया क्योंकि इस दिन संविधान को लागू किया गया और इस दिन हम गणतंत्र दिवस के रूप में इसको मनाते हैं प्रत्येक वर्ष। ये भी क्वेश्चन हमारा रिपीटेड है, इसलिए इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। भारतीय संविधान को अपनाया गया था संवैधानिक सभा द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा, तो गवर्नर जनरल द्वारा। देखिए आपको यहाँ पे कंफ्यूजन होगा, भारतीय संसद, देखिए उस समय संसद गठित नहीं हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत है। तो कौन था? संवैधानिक सभा द्वारा। संविधान सभा के 11वें अधिवेशन में 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा अपनाया गया, अंगीकृत और अधिनियमित किया गया। भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 को किसके द्वारा अधिनियमित किया गया? तो किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। रिपीटेड क्वेश्चन है। भारत का संविधान अंगीकृत एवं अधिनियमित हुआ था तो नवंबर 26 को और 1949 को। ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हो चुका है। BR अम्बेडकर संविधान सभा में निर्वाचित हुए थे, तो ये बहुत फेमस क्वेश्चन है, याद रखिएगा कि वो बम्बई प्रेसिडेंसी से निर्वाचित हुए थे। इसकी व्याख्या को देख भी लीजिए। देखिए, वर्ष 1946 में संपन्न संविधान सभा के प्रारंभिक चुनाव में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अविभाजित भारत के बंगाल प्रांत के पूर्वी भाग से निर्वाचित हुए थे। बाद में यह क्षेत्र पाकिस्तान में चले जाने के कारण डॉक्टर अंबेडकर भारतीय गणराज्य से बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना, याद रखिएगा, बम्बई प्रेसिडेंसी के पूना संसदीय क्षेत्र से उपचुनाव में निर्वाचित होकर भारतीय संविधान सभा में सम्मिलित हुए। पूना सीट उनके लिए कांग्रेस के MR जयकर ने त्यागपत्र देकर रिक्त की थी। ये भी फैक्ट याद रखिएगा कि जयकर ने अपनी सीट से त्यागपत्र दिया तो यहाँ पे सीट खाली हुई। ठीक है, तो याद रखिएगा इसको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्म और मृत्यु कब हुई थी? तो ये तो खैर हमको लगता है कि सबको याद होगा, लेकिन फिर भी 1891 और 1956 में। 14 अप्रैल 1891 को महू मध्य प्रदेश में उनका जन्म और मृत्यु 6 दिसंबर 1956 को नई दिल्ली में हुई थी और 14 अप्रैल को ही अंबेडकर जयंती मनाई जाती है प्रत्येक वर्ष। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तृतीय गोलमेज सम्मेलन के विचार विमर्श की परिणति भारत सरकार अधिनियम 1935 के पारित होने के रूप में हुई। कथन नंबर 2 हमारा है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन के गठन का उपबंध किया था। तो अब देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि आपको या तो एक भी फैक्ट याद ना हो या दोनों याद ना हो। तो पहली बात तो ये था कि देखिए 1935 का जब अधिनियम आया था तो 1935 के अधिनियम से पहले ही तृतीय गोलमेज सम्मेलन हुआ था और तृतीय गोलमेज सम्मेलन जो है वो नए अधिवेशन जो नया सरकार का अधिनियम था उसके पारित होने के लिए ही था। तो हमारा एक तो सही होता है, लेकिन अगर एक सही होता है तो हमारे पास यानी हमारा ऑप्शन डी गलत होता है और ऑप्शन बी गलत होता है। अब या तो एक सही होगा या तो एक दो दोनों सही होगा। भारत सरकार अधिनियम 1935 ने ब्रिटिश शासन के सूबों और भारतीय रियासतों के संघ पर, तो ऑल इंडिया फेडरेशन ये भी सही है क्योंकि फेडरेशन से बनाया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन सी यहाँ पर सही होता है। चलिए इसकी व्याख्या को देख लेते हैं। नवंबर दिसंबर 1932 में लंदन में आयोजित तीसरे और अंतिम गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग नहीं लिया था। कांग्रेस ने इकलौते सम्मेलन भाग लिया था, किसमें? द्वितीय में। इस सम्मेलन में भारत सरकार अधिनियम 1935 के लिए एक ठोस योजना को अंतिम रूप में पेश किया गया। इसमें ब्रिटिश भारत के सूबों और भारतीय रियासतों के एक संघ पर आधारित ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ इंडिया भारत संघ के नाम से एक गठन का प्रावधान किया गया था। चलिए बताइएगा कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था और गांधी जी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। आपके लिए होमवर्क है, कमेंट करिएगा, पर आप करेंगे नहीं, मैं जान रहा हूं, लेकिन फिर भी चलिए, मेरा काम बोलना था। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। कथन कारण वाला, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसको एक गृहीत संविधान कहा गया है। तो कथन और कारण में, तो देखिए कथन और कारण में क्या है कि हमारा ऑप्शन सी और डी तो गलत होते हैं क्योंकि आवश्यकताओं की पूर्ति भी करता है और एक गृहीत संविधान है। अब स्पष्टीकरण है कि नहीं है? स्पष्टीकरण नहीं है, इसलिए नहीं है, इसको आप समझिए क्यों। देखिए पहले तो यहाँ पे ऑप्शन बी सही है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, भारत का संविधान देश की आवश्यकताओं की पूर्ति करने पूर्णतः सक्षम तथा भावी आवश्यकताओं के मद्देनजर इसमें संशोधन संबंधी
प्रावधान भी हैं। इसमें विभिन्न देशों के संविधानों, तथ्य एवं विचार ग्रहण किए गए, अतः इसे गृहीत संविधान भी कहा जाता है। इस प्रकार कथन कारण दोनों ही सही हैं, परंतु कारण कथन का सही स्पष्टीकरण नहीं है। अब हम लोगों ने मतलब आवश्यकताओं की पूर्ति कर दे इसलिए तो ग्रहण किया नहीं था, तो इसलिए ये ध्यान रखिएगा। और बहुत लोग इसमें से ए मारते हैं ऑप्शन, तो ऑप्शन ए गलत है। अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आप यही आंसर ही टिक करिएगा। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार को 15 वर्ष के लिए स्थगित करने की बात किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने, नेहरू ने, मौलाना आज़ाद ने, डॉक्टर अम्बेडकर ने। तो यहाँ पर ये बात मौलाना आज़ाद ने कही थी। संविधान सभा में वयस्क मताधिकार विषय पर बहस के दौरान मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने वयस्क मताधिकार को 15 वर्षों के लिए स्थगित करने की वकालत की, किंतु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एवं पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जोरदार ढंग से इसे अपनाने के लिए इसका समर्थन किया था। देखिए, अगर आपको मेरी सीरीज से कुछ लाभ हो रहा हो, यदि आपको कुछ फ़ायदा लग रहा हो, यदि आपको लग रहा है कि नहीं बनाने में मेहनत होती है, तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर ज़रूर करिएगा। पता नहीं क्यों आप करते नहीं हैं, मैं समझ नहीं पाता हूँ। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने सुझाव दिया था कि भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को एक राजनीतिक दल के रूप में भंग कर दिया जाना चाहिए? तो ये जानते हैं, बहुत फेमस कथन किसका है? महात्मा गांधी का कथन है ये। आते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसने कहा था एक संविधान एक मशीन की तरह बेजबान चीज है, इसमें वे लोग जीवन फूंकते हैं जो इसका नियंत्रण करते हैं। भारत में बस कुछ ईमानदार लोगों की आवश्यकता है जिनके लिए राष्ट्रहित ही सर्वोपरि है। तो ये कथन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का कथन है, ये याद रखिएगा। देखिए, ठीक है, यह कथन 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अपनाए जाते समय दिए गए उनके वक्तव्य का अंश है। अपनी राष्ट्रवादी प्रतिक्रियाओं में भारतीय संविधान के निर्माताओं ने अल्पसंख्यकों के हितों तथा भावनाओं के महत्व को कम करके आंका है। यह कथन किसका था? तो यह कथन आइवर जेनिंग्स, एक बहुत फेमस राजनीतिक विज्ञान के जानकार थे, ये उनका कथन है। तो आइवर जेनिंग्स का मानना था कि भारतीय संविधान निर्माताओं ने भारतीय संघ में अल्पसंख्यक हितों और भावनाओं के महत्व को न्यूनतम रखने का प्रयास किया था। किसने कहा था? भारत संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत थी। तो ये कथन ऑस्टिन का है, फेमस कथन है, इसको याद जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, इनकी किताब का नाम है द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहाँ आपको लगेगा किसी भारतीय का, तो एक ऑस्टिन की किताब है। उन्हें कहते कांग्रेस ही भारत है, भारत ही कांग्रेस है। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थी? तो 15 हैं। अगर संभव हो तो इन 15 महिलाओं का नाम नोट जरूर कर लीजिएगा। अगर आपको ये नाम मिल जाते हैं तो कमेंट बॉक्स में करिएगा, अगर नहीं मिलते तो भी करिएगा। ये 15 के 15 नाम मैं आपको नोट जरूर करा दूंगा। तो चलिए, इसी के साथ अपना पॉलिटी का पहला सेशन हम लोगों ने आज ख़त्म किया और मैंने आपका लगभग 44 मिनट ले लिया है। तो आप अगले 44 मिनट पिछले 44 मिनट आप मेरे यानी सीके के साथ थे। यदि आपको हमारा ये प्रयास पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। जल्द ही मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय और पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।